कोई भी बहन अगर ज़्यादा भरोसा करती है तो वो उसका पिता होता है, और उसके बाद अगर वो किसी पर अपने रक्षा की भरोसा भरोसा अगर करती है तो सिर्फ उसका अपने भाई पर ही करती है। लेकिन आज की कहानी में उसके विपरीत हो जाता है। जो मैं आपको सुनाऊंगा वो शायद आप सुनेंगे तो आपके कान भी सनसना जाएंगे, क्योंकि एक बहन ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उस भाई ने उस बहन के पैर छुए। फिर दोनों ने वादा किया कि भाई तू मेरी हमेशा रक्षा करना, और फिर उसी भाई ने वादा किया कि मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूँगा। लेकिन वक्त कुछ ही गुजरा, उसके बाद उसी भाई ने उस बहन की आबरू लूट ली। भाई ने एक राखी बंधवाने के बाद जो गिफ्ट दिया वो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद फिर उसका जी नहीं भरा तो उसने उसको इस दुनिया से रुखसत ही कर दिया, उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया। क्या हुआ, कौन बहन थी वो, और क्या भाई ने किया, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। अपना और अपने शहर का नाम कमेंट में अवश्य लिख दिया करें, और हमें इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हौसला और हमारी हेल्प हो सके। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली, आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल माई सफ़र तक। तो आज जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है औरैया, और यहाँ के रहने वाले, औरैया का एक थाना क्षेत्र पड़ता है विधुना, और विधुना के रहने वाले गांव पड़ता है कचपुरा, और कचपुरा के रहने वाले सत्यनारायण। सत्यनारायण सक्सेना, इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी और 4 बेटियां होती हैं। 4 बेटियों में एक इनका बेटा भी होता है। 5 बच्चे होते हैं। बेटा होता है वो नोएडा में रहकर अपना कुछ काम करता है। जो बेटियां हैं वो घर पर और माँ अपने बेटे के साथ कभी कभी रहा करती है। जो राम नारायण सत्यनारायण सक्सेना जो हैं, ये अपने घर पर खेती और पशु यही सब अपना गांव रूरल क्षेत्र में अक्सर ऐसा ही होता है। इसी बीच तारीख आ जाती है 9 अगस्त 2025। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी जोरों शोर से था। हर बहन अपनी थाली में राखी और कुछ मिठाइयाँ सजाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी, और ये उम्मीद कर रही थी कि भाई हमें गिफ्ट में मेरी लज्जा को बचाने का काम करेगा। लेकिन आज एक बहन इस बात पर शायद खरी नहीं उतर पाई, उसके साथ ऐसा हो जाता है। दरअसल ये जो सत्यनारायण होते हैं, इनकी पत्नी और 2 बेटियों को साथ में लेकर अपने साथ नोएडा चले जाते हैं। अब जब इनकी जो बेटियां थीं, 3 बेटियां थीं, उनको साथ लेकर अपने बेटे के पास चले जाते हैं नोएडा। वहाँ राखी बंधवानी थी, और घर पर अपने पति सत्यनारायण और अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र अभी 14 साल थी, उसको घर पर छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त हो रहा था, शाम का टाइम हो जाता है। सभी लड़कियां एक दूसरे के भाइयों को राखी बांध रही थीं, और ख़ासकर अपने परिवार में चाचा ताऊ और जो भाई होते हैं उनको राखियां बांधी जाती हैं। ऐसे ही करके ये भी बेटी अपनी थाली में राखी लेकर और कुछ मिठाई लेकर अपने भाई को राखी बांध रही थी। इसके ताऊ का लड़का होता है सुरजीत। सुरजीत की उम्र की बात करें लगभग 35 साल की होती है। अब ये सुरजीत अपने भाई बहन से राखी तो बंधवाता है, और उसके बाद फिर वो बहन अंधेरा हो जाता है, वहीं पर खाना पीना होता है उसी ताऊ के यहाँ। क्योंकि वो अकेली थी और उसका पिता घर पर था, इसलिए जो उसकी ताई थी और उसके घर में जो लोग थे उसके रिश्तेदार, उन सब ने उसको, लड़की को भी खाना खिलाया। वो खाना खाती है और अपने भाई सुरजीत को राखी बांधती है। उसके बाद वो वहाँ से फिर चली जाती है। सुरजीत के पिता का नाम होता है हरिराम। अब हरिराम को इस बात की कोई कानो कान खबर नहीं होती। दरअसल इनकी जो सत्यनारायण है और हरिराम, ये दोनों भाई भाई हैं। आपसी विवाद इनका
कुछ समय पहले हुआ था। जो सत्यनारायण की पत्नी थी वो कहीं ना कहीं इस सुरजीत से कैसे करके उसका मेल जोल हो गया था, और जो सुरजीत अपनी चाची के साथ नाजायज रिश्तों में आ गया था। लगभग 2 साल तक इनका नाजायज संबंध रहा। 2015 के आसपास ये सब हुआ था। उस समय जब 2 साल तक ये सिस्टम चला, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात, ये खबर सत्यनारायण को लग जाती है, और उन्होंने फिर इस बात का पुरजोर विरोध किया। और जब विरोध किया तो कहीं ना कहीं परिवारों में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ने लगती है। आप वहीं पर कहानी शुरू पर आते हैं जहां 9 तारीख को राखी बांधी। उसके बाद सुरजीत अपने घर से निकलता है और खेतों की तरफ जाता है। वहाँ ढंग से शराब पीता है। उसके बाद जब इसे नशा हो जाता है, उसके बाद ये वापस आता है, बोतल साथ में ले जाता है शौच क्रिया के लिए। अब जब उधर से निकल रहा था तो रास्ते में इनका चाचा सत्यनारायण का घर पड़ता है। दूरी लगभग 50-100 मीटर की रही होगी घर, दोनों घर के आपस में। उसके बाद जब ये वहाँ से निकल रहा था तो इसको अंदाज़ा हो गया, इसको पता था कि घर में कोई है नहीं, सिर्फ छोटी वाली है। और उसके बाद उसका पिता है, जो उसका चाचा सत्यनारायण, वो अपनी भैंसों के पास सोया हुआ है। वो बाहर झोपड़ी पड़ी थी, वहाँ पर सोया है। अंदर एक दीवार थी छोटी सी, उस दीवार को लांघकर सुरजीत अंदर घुस जाता है। अब 9 और 10 तारीख के दरमियानी रात, मध्य रात में ये जब अंदर जाता है तो लड़की वो बेफिक्र होकर सो रही थी, क्योंकि उसका पिता बाहर सो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वो उसके शरीर को, उसके अंगों को जब छूने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं लड़की जाग जाती है। और जब वो जागती है तो बोलती है कि भैया यहाँ तुम इतने टाइम कैसे, क्या बात, कोई दिक्कत? तो वो उसका मुंह दाब लेता है, और मुंह दाबने के बाद उसको फिर वहीं दबोच लेता है। अभी बच्ची ही तो थी वो, 14 साल की, उसको कोई पता नहीं था। लेकिन तभी तक सुरजीत ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। उसने अपने कपड़े सारे उतार दिए थे, और फिर कहीं ना कहीं लड़की को भी उसने ऐसा ही कर दिया। उसके बाद जो लड़की अचेत अवस्था में हो जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी हवस को पूरा करता है। लड़की चीखती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उसका मुंह बंद कर रखा था। उसके बाद ये सब होने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद अब उसने सोचा कि लड़की की हालत ज़्यादा खराब है, और इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता। शराब के नशे में उसने उस लड़की के गले को दबाना शुरू कर दिया, और जब तक दबाया जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। जब वो लड़की मर जाती है उसके बाद अब उसने सोचा, अब घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। फिर जाकर वो कहीं ना कहीं उस लड़की को उसी के रुपट्टे से पंखे पर लटका देता है, और लटकाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। घर आकर आराम से अपने सो जाता है। सुबह जब होती है उसके बाद जो सत्यनारायण होते हैं उस लड़की के पिता, वो उठते हैं, वो देखते हैं कि अभी लड़की ने गेट नहीं खोला। तो पड़ोस की एक छोटी लड़की होती है, उससे बोलते हैं कि तुम अंदर चले जाओ दीवार कूद कर, और देखो कि अभी उठी क्यों नहीं। जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है तो अंदर का जब नज़ारा देखती है तो कहीं ना कहीं वो डर जाती है। वो लड़की फंदे से लटकी हुई थी, और ये देखकर वो चीखने लगती है। जैसे वो अंदर की कुंडी खोलती है, पिता अंदर जाकर जब देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। तुरंत आनन फानन में गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और सबसे पहले वही लड़का सुरजीत जिसने ये सारा कांड किया था वो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। किसी ने फ़ोन कर दिया, औरैया थाने की, जो बिधुना थाने की जो पुलिस होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पूछताछ कर रही थी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिजन से या गांव वालों लोगों से, तो कहीं ना कहीं सुरजीत उस बात में इन्वॉल्व हो जाता। वो जवाब स्वयं देने लगता। ऐसा लग रहा था, जो भी वहाँ देख रहा था, जो पुलिस के लोग उस बात को सुन रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये लड़का जो है इस परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है। ये देखकर कहीं ना कहीं पुलिस समझ तो जाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। पुलिस इसको पहले
इधर उधर करती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ज़्यादा ही बात बढ़ती है और पुलिस को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि यही लड़का कहीं ना कहीं इस केस में इसका हाथ जरूर है, पुलिस पहले उसको ही पकड़ती है और पकड़ने के बाद तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसके बाद जब उस सुरजीत से पूछा जाता है, और सुरजीत कोई पेशेवर कातिल नहीं था, लेकिन एक दो बार पूछने के बाद सुरजीत कहीं ना कहीं टूट जाता है। फिर जब जो वहाँ जो लड़की थी जहाँ उस कमरे में उसने ये दुष्कर्म किया था, वहीं पर सुरजीत का पैंट रह गया था और पैंट में कुछ ब्लड लगा हुआ था। जब उस ब्लड को और उस लड़की के ब्लड के सैंपल को मिलवाया जाता है, वहाँ पर जो एसओजी टीम थी सबने मिलकर ये जब काम किया, तो कहीं ना कहीं उस ब्लड का मैच उस सैंपल का मैच कर जाता है और उसके बाद पुलिस सुरजीत को अपने अंडर ले लेती है। और जब सुरजीत से गहनता से पूछताछ की जाती है, उसके बाद जो सुरजीत होता है वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है। फिर जाकर पुलिस के ऊपर जिसके सुरजीत के ऊपर विभिन्न धाराएं जैसे 354/25 व 651 व 110/31 बीएनएस की धाराएं और पॉक्सो एक्ट लगाकर जो एसपी अभिजीत शंकर होते हैं उन्होंने इसको जेल भेज दिया। इन्होंने अपनी टीम को लगभग 25,000 रुपये का इनाम दिया ताकि इन लोगों का हौसला अफजाई हो, और पुलिस ने जो काम किया 24 घंटे के अंदर कातिल को सामने ला दिया। इसलिए विधुना थाने की पुलिस औरैया जिला की पुलिस को सलूट करने का दिल करता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी भी पुलिस है जो कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो और फिर पुलिस उसको खोज निकालती है। क्योंकि उस सैंपल में और जो पीएम रिपोर्ट आई थी उसमें उस लड़की के नाखूनों में जो कुछ बाल लगे थे उनसे भी ये पता लगा कि ये लड़का सुरजीत ने ही किया है। दोस्तों, आज सुरजीत पुलिस के अंडर और सलाखों के पीछे है। ये रही घटना, एक बहन की रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाता है। भाई कहने में शायद शर्म आती है, रिश्ता शर्मसार कर दिया। दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।